तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री से आपके पास एक नया चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशंस। यस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के 12th के टॉपिक को कवर करने से पहले हमें 11th क्लास के एक छोटे से टॉपिक को कवर करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। यस, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको याद हो तो वहाँ पे हम कहीं मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें हम पढ़कर आए हुए हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं हमें आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती। तो चलिए फटाफट हम शुरू कर देते हैं। आज का अपना टॉपिक सॉल्यूशन से रिलेटेड है, पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो हमें सॉल्यूशन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, स्टार्टिंग में सॉल्यूशन वगैरह होते क्या है ना, तब जाकर हमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स समझ में आ जाएगा अच्छे से। उससे भी पहले हमें एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में समझने की ज़रूरत है ना। और वो चीज़ें जो रहने वाली है वो रहेगा आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स। यस, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स की क्या कहानी है और कुछ नहीं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स के मैं डायरेक्टली आप लोगों को फॉर्मूले बता देता हूँ और कुछ नहीं, राइट। तो नंबर ऑफ़ मोल्स के आपके पास 3 फार्मूले होते थे, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ़ मोल्स के 3 फार्मूले होते थे। पहला होता था आपके पास गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। दूसरा फार्मूला होता था आपके पास गिवन एटम्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय में एवोगाड्रो नंबर। और तीसरा जो होता था वो होता था गिवन वॉल्यूम, यस, गिवन वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी। ये कहानी रहती थी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स के 3 फार्मूलों की, राइट। तो गिवन मास आपको गिवन होती थी, मोलिकुलर मास आपको निकालना पड़ता था। लाइक अगर आपके पास H2O है तो ये एक मोलिक्यूल है, राइट। तो मोलिकुलर फार्मूला निकालते थे। हाइड्रोजन का 1 है, 2 हाइड्रोजन तो 2 और प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, 16 तो 18 ग्राम आ जाएगा आपके पास मोलिकुलर मास। Na की वैल्यू आप याद कीजिए, एवोगाड्रो नंबर होता था 6.022 या फिर 23 बोल दीजिए इंटू 10⁻23 एटम्स के इक्वल होता था। उसके बाद वॉल्यूम एट एसटीपी जो होता है वो होता है 22.4 लीटर। तो ये चीज़ें आपको, नीचे वाली चीज़ें आपको हमेशा पता होता था। ये जो नीचे जो लिखी है ना, तीनों के नीचे वाली चीज़ें आपको हमेशा ही पता होता था। सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो हम यूज़ करने वाले हैं ऑफकोर्स पहला वाला, ये तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले की चीज़ें हैं, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स के बारे में थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो गया तो आइए हम वापस आपको लेकर चलते हैं कहाँ पे, सॉल्यूशन के पास, राइट। जैसे थोड़ा सा सॉल्यूशन समझा देंगे आपको, फिर मैं आप लोगों को लेकर चला जाऊँगा कहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, राइट। तो देखो सॉल्यूशन जो हो सकते हैं वो बहुत तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, नो डाउट। बट हम यहाँ पे जो कंसिडर करने वाले हैं, जिस सॉल्यूशन की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, उस सॉल्यूशन का नाम है बाइनरी सॉल्यूशन। यस, उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। और कौन सा होता है बाइनरी सॉल्यूशन, वो हम फटाफट आप लोगों को बता देते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें बाइनरी का क्या मतलब होता है, 2, सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट पाए जाएंगे। यस, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट पाया जाएगा। मान लेता हूँ कि मैं टी की बात करूँ, चाय की बात करूँ, तो चाय में क्या होते हैं, दूध भी होंगे, पानी भी होंगे, शुगर भी होंगे, टी लीव्स भी होंगे, और भी चीज़ें अगर आप एक्स्ट्रा जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो इसमें 2 कंपोनेंट नहीं है, इसमें मोर देन 2 कंपोनेंट्स है। बट जब चाय तैयार हुआ है तो वो भी एक काइंड का क्या आपके पास सॉल्यूशन है। तो हम उस सॉल्यूशन के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जिसमें मोर देन 2 कंपोनेंट्स होंगे। हम उस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होंगे, राइट। ओके, तो ये कहता है एक होमोजीनियस मिक्सर होता है। होमोजीनियस मिक्सर कहने का मतलब है वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जो 2 कंपोनेंट होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। और 2 कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट आपके पास सॉल्यूट होने वाला है, दूसरा कंपोनेंट आपके पास सॉल्वेंट होने वाला है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये दोनों को जब हम मिला देते थे तो हमारा जो सॉल्यूशन था वो आपके पास तैयार हो जाता था। आइए, अब सॉल्यूशन जो बनता है वो सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से, आगे पीछे लिख दीजिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमेशा हम पता कैसे करेंगे सर कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे। शॉर्ट ट्रिक क्या मतलब, जो हमेशा ही होता है वही है, सॉल्वेंट हमेशा जो प्रेजेंट होगा वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, और जो सॉल्यूट होगा वो हमेशा लेस क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होने वाला है आपके पास पूरे सॉल्यूशन के अंदर में। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लिया हमने। यहाँ पे बोल दिया कि 25 ग्राम शुगर हमने अगर डिजॉल्व किया है किसमें, 500 ml ऑफ वाटर में, मतलब 500 ml हमने वाटर लिया और उसमें हमने 25 ग्राम शुगर ऐड किया है। तो ये 25 ग्राम है वो लेस क्वांटिटी में, और 500 ml जो वाटर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो ज़्यादा क्वांटिटी वाला क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट और कम क्वांटिटी वाला क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। तो ये जो 25 ग्राम शुगर है तो शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट, और ये जो पानी हो गया, वाटर जो हो गया आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों के, डन है। तो यहाँ पे भी लिख दीजिए शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो इन दोनों को जब मैं मिला देता हूँ तो नया चीज़ बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन दिया करेंगे आगे चल के, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे। देखिए अलग अलग टीचर इस रिप्रेजेंटेशन को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली जो एनसीईआरटी ने फॉलो किया है, या फिर आप कह सकते हैं कि कई मोस्टली बुक्स ने जो फॉलो किया है वही फॉलो मैं भी कर लेता हूँ। और सिंपल सी बात बता देता हूँ, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे बोले तो सॉल्वेंट, उसको मैं फर्स्ट नंबर पे रखूँगा, 1 से रिप्रेजेंट करूँगा। या फिर अगर आप ABCD के टर्म में A और B बोलेंगे तो A बोलूँगा मैं सॉल्वेंट को, मतलब जो ज़्यादा क्वान्टिटी में होगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। गिवन मास, ध्यान से समझिएगा, गिवन मास की हम बार बार बात करेंगे। तो गिवन मास अगर सॉल्वेंट की होगी तो उसको हम W1 बोलेंगे, और अगर गिवन मास अगर सॉल्यूट की होगी तो उसको हम W2 बोलेंगे। सो W इज इंडिकेटिंग द गिवन मास। समझ में आ गई इतनी बात, ओके। 1 होगा तो सॉल्वेंट का, 2 होगा तो सॉल्यूट का। सिमिलरली मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर में 1 होगा तो सॉल्वेंट का मोलिक्यूलर मास हो जाएगा, और M2 होगा तो सॉल्यूट का मोलिक्यूलर मास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं नो डाउट, तो N1 बोल दीजिए, या फिर A और B के टर्म में मोस्टली टाइम कई बार हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो आप Na बोल सकते हैं। N1 बोल दीजिए या फिर Na बोल दीजिए, एक ही बात है। अच्छा N2 और Nb आप किसके लिए यूज़ करेंगे, सॉल्यूट के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन क्या होता है अभी हम बात करेंगे। सिंपल अभी समझ लिए कि सिंबल क्या होते हैं। जीटा बोलते हैं इसको, जनरली आप एक्स की तरह बना सकते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये जीटा होते हैं। तो ये हो गया आपके पास जीटा 1 बोल दीजिए या फिर जीटा A बोल दीजिए, किसके लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए। किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, 1 सॉल्वेंट के लिए और 2 किसके लिए हो जाएगा आपके पास, सॉल्यूट के लिए। सिंपल से ये कहानी होगी आपके पास, है ना, सॉल्वेंट के लिए 1, सॉल्यूट के लिए 2। ओके, तो यहाँ तक होने के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स के पास, क्योंकि आपको मैंने नंबर ऑफ मोल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। उसके बाद हमने आपको अब हमने आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन का आइडिया दे दिया है, और अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ कहाँ पे, कंसंट्रेशन टर्म्स के पास। तो पहला जो कंसंट्रेशन टर्म्स होता है वो होता है मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज होता है। तो सिंपल समझिएगा, मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर ना 3 चीज़ें हमें पढ़ने को देखने को नहीं मिलती है। एक होता है W/W, एक होता है W/V, और एक होता है V/V। यहाँ पे W जो है वो वेट को रिप्रेजेंट करेगा, मास को रिप्रेजेंट करेगा, और जो V होगा वो आपके पास वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा W/W का क्या मतलब होता है वो चीज़ समझ लीजिए। अब जो परसेंटेज होता है समझिएगा, मान लेता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ मैं आप लोगों को। मानते हैं कि हमने वो जो एग्जांपल लिया था वो चीज़ कि 25 ग्राम हमने शुगर ऐड करा था किसमें, 500 ml वाटर में। तो समझिएगा कि कितना परसेंट हमने शुगर को ऐड किया है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। या फिर ऐसा करते हैं 250 ग्राम ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, 250 ग्राम शुगर है और कितना है टोटल, कितना है 500 ml हो गया, मिलाने के बाद आपके पास 500 ml हो गया। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आधा है, तो मैं कह सकता हूँ शुगर कितना है, 50% है। 50% कितना है आपके पास, शुगर है। और ये कितना हो गया आपके पास, यहाँ पे क्या रहता है आपके पास, टोटल रहता है। यहाँ पे क्या रहता है आपके पास, टोटल रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 500 ml हो गया, और इनटू आपको क्या कर देना 100%। तो यहाँ से आपको परसेंटेज मिल जाएगा कि आपने कितना शुगर दिया है, जिसका परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए 2 0 को उड़ा दीजिए, 5 से इसको 5 बार में, 5 0 50 आ गया, तो ये आ गया 50%। तो वैसे भी आपको देख के भी पता चल रहा था कि आधा था, आधा का मतलब 50% था। तो जब भी परसेंटेज निकालना होता है किसी भी चीज़ का, जिसका निकालना हो तो उसको आप ऊपर रख दीजिए, टोटल आपके पास नीचे रहेगा, सॉल्यूशन का नीचे रहेगा आपके पास, और इनटू में 100%। जैसे कि W/W की बात करते हैं, तो जिसका परसेंटेज निकालना है जनरली हम सॉल्यूट का निकालते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट आप ऊपर रखेंगे, नीचे में आ जाएगा आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन, और इनटू में 100% आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास W/W मास परसेंटेज लिखा हुआ आ जाएगा। बहुत सारे मेडिसिन वगैरह जब टैबलेट वगैरह लेंगे ना, तो उसमें आपको W/W लिखा हुआ रहेगा, और उसकी परसेंटेज भी साथ में आपके पास लिखा हुआ रहता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो सॉल्यूट होता है वो भी सॉलिड के फॉर्म में होता है, मास के फॉर्म में लिया हुआ रहता है, मास है ना, मास कंसिडर किया होता है कि इतना ग्राम लिया हुआ है, और जो टोटल सॉल्यूशन बनता है वो भी मास के टर्म में लिखा हुआ रहता है। दैट्स वाई उसमें W/W। और बहुत सारे आप ऐसे देखेंगे सिरप वगैरह में जिसमें W/V लिखा हुआ मिलेगा, यानी तो बहुत सारे आपने सैनिटाइजर वगैरह में देखेंगे तो V/V लिखा हुआ रहेगा, V/V परसेंटेज। तो ये सारी चीज़ें कहानी होती है, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर
किस टाइप का ग्राम में या फिर बेसिकली वॉल्यूम के टर्म में उसको मेज़र किया गया है। ठीक है, चलिए, तो W/V का मतलब हो गया, ऊपर W रहेगा मतलब मास रहेगा और नीचे में वॉल्यूम रहेगा मतलब सॉल्यूशन टोटल रहेगा, इनटू में 100%। सेम वही कहानी V/V में अब की बार क्या आ जाएगा, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, सारी चीज़ें वही, कुछ भी अलग नहीं रहने वाला। और इंटू में 100% करेंगे क्योंकि आपको परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। देखिए W/W मतलब ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, तो ये बन जाता है यूनिट लेस, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर आ गया ग्राम, नीचे आ गया ml या फिर लीटर कह दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, केजी लीटर कुछ भी कर दीजिए। तो ये हो गया ग्राम पर ml, इसकी यूनिट होती है, तो उसको मैंने यूनिट लेस बोल दिया, ये इसकी यूनिट होती है, ये भी आपके पास यूनिट लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी ml बोल दीजिए, नीचे भी ml बोल दीजिए और कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, चलिए, ये था तो आपके पास पहला वाला जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही के बराबर आप यूज़ करोगे, एक आधे क्वेश्चन कभी आगे, ठीक है, नहीं तो वैसे नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम कई बार बेसिकली इसका हम यूज़ करने वाले हैं। और 12th क्लास का आपके पास जो सॉल्यूशन चैप्टर है बेसिकली, है ना, जो अभी हम कर रहे हैं, एक तरीके से सॉल्यूशन का ही पार्ट है, उसमें बहुत ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन का यूज़ है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को समझते हैं कि होता क्या। इसमें कहा जाता है इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि आपके पास पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा जिसमें दो चीज़ें जनरली देखने को मिलेंगी, एक होगा आपके पास सॉल्यूट, एक होगा आपके पास सॉल्वेंट, या फिर सिंपली कह दी एक होगा सॉल्वेंट, एक होगा सॉल्यूट। तो आपके पास किसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रख दीजिए और नीचे में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यस, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है ये, ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स। जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रख दीजिए और नीचे टोटल सॉल्यूशन का मोल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, यस, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को देखिए, मोल फ्रैक्शन को भी आपको मैंने बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीटा से। तो जीटा ए बोल रहा हूँ, ए क्यों बोल रहा हूँ, सॉल्वेंट के लिए। आप जीटा 1 भी को कह सकते हैं, कोई घर की बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जिसका आपसे पूछा गया उसका नंबर ऑफ मोल्स आप ऊपर रखेंगे और नीचे में सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स कहने का मतलब क्या हो गया, ये सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स और प्लस में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, दोनों को मिला देंगे तो पूरा सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह की कहानी आपके पास देखने को मिलता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए। दूसरा आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसको हम जीटा बी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, एन बी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, दूसरे वाले का, बोले तो सॉल्यूट का, और नीचे वही टोटल ही रहने वाला, जो इसके नीचे था वही इसके नीचे भी देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमेशा दोनों को अगर आप नंबर, ये जो मोल फ्रैक्शन है निकाल कर अगर आप ऐड करेंगे तो हमेशा 1 के इक्वल आएगा, हमेशा। अब बेसिक आप इन्हीं को देख लीजिए, इन दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा ना तो एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 देखने को मिल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल बाय मोल कैंसिल, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल। तो हमेशा मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिट लेस होता है, उसकी किसी भी तरह की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, यहाँ तो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बाइंड्री वाले की, जिसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्वेंट की और एक सॉल्यूट की। तो आपने यहाँ पे जीटा ए और जीटा बी निकालेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा, आप दोनों का मोल फ्रैक्शन इस तरह से ना निकाल कर आप क्या करें, किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लें और यहाँ पे पुट करके 1 में से माइनस कर दे तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, हमेशा आपको 0 पॉइंट समथिंग में देखने को मिलेगा। मान लेता हूँ कि 0.45 इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गया, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कह रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन निकल कर आ गया किसका, सॉल्वेंट का। हालांकि इसका ज़्यादा निकल कर आएगा, 0.65 कर दिया मैंने, चलिए, है ना, सॉल्वेंट का मैंने मोल फ्रैक्शन कितना निकाल दिया, 0.65। तो मैं इसका कैलकुलेट करने जाऊंगा ना तो उससे अच्छा ये है कि मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, ये कितना आया 0.65 और ये प्लस में आ जाएगा कितना, जीटा बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जीटा बी निकालूंगा तो 1 में से माइनस नहीं हो जाएगा 0.65, तो कितना आ गया 0.35 आ गया। तो यही आपके पास यहाँ से भी निकलने वाला है। तो इतनी ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन ना करके मैं सिंपली ये वाला काम कर सकता हूँ, 1 में से सब्ट्रैक्ट करके दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन जो है वो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, इतनी बात। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 ही कंपोनेंट थे, अगर यहाँ पे 3 कंपोनेंट होते एक सॉल्यूशन के अंदर, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे तो हम बाइंड्री पढ़ेंगे हमें पता है, बट अगर 3 लेता, 4 लेता, 5 लेता, सबका सम 1 आता, सबका सम क्या होता है 1 आता, 100% ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है आपके पास, जिसका नाम है
मोलैरिटी। यस, क्या नाम है आपके पास? मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं, पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, वो देख लीजिए ना। डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है 1 लीटर सॉल्यूशन में, और उसकी फिर जो भी कंसंट्रेशन निकल कर आएगी वो चीज़। अच्छा, अभी तक आप लोगों को मैंने यही नहीं बताया कि कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है। तो देखिए कंसंट्रेशन का मतलब पहले आप समझ लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज्ड रहते हैं, है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स तो ये सारे जो पढ़ रहे हैं वो है, मेन चीज़ आपको कंसंट्रेशन समझना है, ठीक है ना। आइए कंसंट्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं, बोले तो वाटर ले लेते हैं, ठीक है, इतनी बात। चलिए हमने पानी ले लिया, पानी को फिक्स कर रखा है, मान लेते हैं कि आधा लीटर पानी लिया, 500 ml लिया, 500 ml लिया पानी, ठीक है। पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे एक नींबू निचोड़ दिया, एक नींबू यहाँ पे निचोड़ दिया, तो इसमें कुछ ना कुछ खट्टापन आएगा, है ना, सुर लगेगा, खट्टा लगेगा, अच्छी बात है। मैंने एक और नींबू लिया, उसको भी इसमें मैंने क्या कर दिया, निचोड़ दिया। अब क्या होगा, और भी ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, एक और नींबू लिया और उस वाले को भी मैंने क्या कर दिया, निचोड़ दिया। भाई साहब हम खाली बैठे हैं, गर्मी का दिन है, थोड़ा सा चीनी डाल के और नींबू निचोड़े जा रहा हूँ मैं, सिंपली बात है, ठीक है। और मैंने एक और नींबू लिया और इसको भी मैंने यहाँ पे निचोड़ दिया। तो पहले एक नींबू निचोड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और मैंने इसी तरह करते 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 मान लेते हैं कि चलो 5 नींबू इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, निचोड़ दिया। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे जैसे मैं नींबू का अमाउंट बढ़ा रहा हूँ, नींबू का रस के अमाउंट जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे इस पूरे सॉल्यूशन बन रहा है। ये सॉल्यूट हो गया ना, ये कम क्वांटिटी में है तो क्या हो गया, सॉल्यूट बन गया। नींबू वाला क्या हो गया, लेमन जूस क्या हो गया आपके पास, सिंपली ये वाला क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। और जो वाटर था वो क्या हो जाएगा आपके पास, सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है और ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सिंपल सा लॉजिक है, ओके। तो यहाँ से अगर आपने देखा, यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे मैं सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे इसका जो खट्टापन है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये खट्टापन जो बढ़ते जा रहा है, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। कि उसके अंदर अगर मैं सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा देता हूँ तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो बढ़ता जा रहा है हमेशा। इफ़ सॉल्वेंट इज़ फिक्स्ड, है ना, सॉल्वेंट को अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, वो सॉल्वेंट को मैं कुछ भी चेंज नहीं ला रहा हूँ, तो हमेशा सॉल्यूट जो होगा वो डिसाइड करेगा कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। अगर सॉल्यूट कम है तो कॉन्सेंट्रेशन कम निकलेगी, सॉल्यूट ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आएगी, ठीक है, इतनी बात। चलें आगे, ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब समझा दिया। अब इसका मतलब भी यही है, ठीक है ना, इसका मतलब भी यही है कि मोलैरिटी का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है आपके सॉल्यूट के, किस में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, या फिर पूरे लीटर वाले सॉल्यूशन में कितने, उसको लीटर के फॉर्म में लेना है। सो मोलैरिटी को आप बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे, ऊपर रखना है एक रेशियो। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको ऊपर रखना है और नीचे क्या करना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखना है, आपको लीटर में रखना है। तो बस आपको यही 2 ही चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना सिखाई दिया है, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, आपको लीटर में लेना है। यस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, आपको लीटर में लेना है, ठीक है। अब इसी वाले को थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको एक फार्मूला बनाकर देने की कोशिश करता हूँ मैं। उसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जब मैं देने की कोशिश करता हूँ तो ऑफकोर्स मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करूँगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो उसको मैं एन भी लिख सकता हूँ, या फिर आप N2 लिख दीजिए, घर की बात है, एक ही बात है। नंबर ऑफ मोल्स किसका, दूसरे का, दूसरा कौन था, सॉल्यूट था जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट था, और डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इतनी बात। तो आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। दूसरी बात, यहाँ पे N2 ही बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मोलैरिटी का क्या मतलब हो गया, सिंपल यही हो गया। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, याद कीजिए। अभी मैंने आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिखा दिया था, गिवन मास के लिए W, मॉलिक्यूलर मास के लिए M। अच्छा, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, N2 की बात कर रहे हैं, तो 2 आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात। तो इसके जगह पे, इस वाले के जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, W2/M2, क्या रख दिया मैंने, W2/M2, ठीक है, अच्छी बात है।
उसके बाद ये जो वॉल्यूम है वो किस में, लीटर में होना चाहिए। कोई बात नहीं है, मोस्टली टाइम आपको न्यूमेरिकल में ml में गिवन होंगे या फिर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होंगे, एक ही बात होती है दोनों का मतलब, ml में हो या फिर सेंटीमीटर क्यूब में हो, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है अगर मैं ml में कर दूँ तो ml में होता है, तो उसको लीटर में लाने के लिए हम उसको क्या करते हैं पता है, 1000 से उसको डिवाइड करते हैं, 1000 से उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 1000 से उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ओवरऑल आपके पास अगर वॉल्यूम आप ml में ले रहे हैं तो 100% उसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने मान कर चल लिया कि यार जो वॉल्यूम होगा मोस्टली टाइम मुझे ml में मिलेगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। तो ml में हो या फिर सेंटीमीटर क्यूब में हो, उसको जब लीटर में लेना होता है, क्योंकि हमें तो लीटर में लेना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको फटाफट हम रेसिप्रोकल कर देंगे और हमारा जो काम है वो बन जाएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो W2/M2 मैं ऐसे ही रखूँगा और ये जो नीचे वाली चीज़ें वो क्या होता है, मल्टीप्लाई में आकर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो 1000 ऊपर चला जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा। बस मोलैरिटी का फॉर्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में आपके पास यही जो है वो निकल कर आ चुका है, जिसमें W2 डायरेक्ट रख दीजिए, गिवन मास कितना दिया हुआ है, M2 उसी का मोलिकुलर मास कितना है, जो सॉल्यूट है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सॉल्यूट की बात है, W2 सॉल्यूट की बात, 1000 वैसे रहेगा। वॉल्यूम अब आपको किस में लेना है, लीटर में, नहीं ml में लेना है ना, ml में हमने कन्वर्ट कर दिया, आप ml में ले सकते हो, आप सेंटीमीटर में ले सकते हो, और मोस्टली टाइम आपको इसी में गिवन होते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम यूनिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यूनिट का सिंपल सा मीनिंग है यार, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना हमें यूनिट के केस में। तो ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोल ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वॉल्यूम के लिए क्या यूज़ होता है, ऐसा यूनिट में लीटर, तो मोल पर लीटर, इसके ऐसा यूनिट हो जाएगी, ख़त्म बात। मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, मोल पर लीटर। आप 1 में लगाकर L लिखिए या फिर L ऊपर लेकर जाइए तो L-1 लिख दीजिए, एक ही बात है। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल क्या, और नेक्स्ट वाले कंसंट्रेशन टर्म्स के पास पहुंच जाते हैं, जिसका नाम है मोलैलिटी। यस, मोलैलिटी के पास हम पहुंच चुके हैं। तो इसमें अगर हम नोटिस करते हैं तो सारी चीज़ें वही है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, समझाता हूँ कैसे। इसमें कहा जाता है, पहली बात उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो मोलैरिटी था, देखिए सेम नहीं है, ये मोलैरिटी है, RITY है, और ये क्या है, मोलैलिटी है, LITY है, ठीक है। वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कहा जाता है इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वहाँ पे भी वही था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वहाँ पे था प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट। तो इसमें दो चीज़ का फ़र्क है। पहली बात, वहाँ पे वॉल्यूम जो था, नीचे जो था आपके पास वो वॉल्यूम था, है ना, और वो तो लीटर में था। यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे क्या आपके पास मास है, क्या है आपके पास, मास है, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मास है, और kg में होना चाहिए मास। अच्छा, किसका मास है, वहाँ पे वॉल्यूम जो था वो सॉल्यूशन का था, लेकिन यहाँ पे जो मास है वो सॉल्यूशन का नहीं है, सॉल्वेंट का मास है, बस ये फ़र्क है आपके पास। तो मोलैलिटी स्मॉल m किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो किस में होना चाहिए, kg में। तो फ़र्क देखिएगा दोनों में क्या है। चलिए आगे की बात करेंगे, तो अब ये आपको ईजिली समझ में आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही है तो वही रहेगा सेम W2/M2, और नीचे में क्या करूँगा, kg में ना लिखकर ग्राम में दिया हुआ रहेंगे चीज़ें, तो इसको kg में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करूँगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे 1000 ऊपर और M1 नीचे। अच्छा, M1 क्या हो गया, याद कीजिए, मोलिक्यूलर मास। यहाँ पे M1 कैसे आ गया भाई, M1 मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, M1 नहीं रहेगा, यहाँ पे W1 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, W1 रहेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे W1 आएगा, बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। अब W1 क्या है वो चीज़ अभी हम आपको बता देते हैं। W1 है आपके पास गिवन मास, गिवन W का मतलब क्या होता है, गिवन मास, किसका, ऑफ सॉल्वेंट। और अब आप इसको किस में ले सकते हैं, ग्राम में ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर रखा है नोट्स बनाते टाइम, ठीक है। ये आपको अब आपको इस किस में ले सकते हैं, ग्राम में। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऊपर में W2/M2 हो जाएगा, क्योंकि गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स है, और किसका, सॉल्यूट का है, तो यही आएगा, उसमें भी यही आया था। नीचे में अब की बार ये जो मास है, जो गिवन वाला मास है, वो किस में ले रहा हूँ मैं, ग्राम में ले रहा हूँ, तो इसको kg में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मैं ऐसे ही रख दूंगा, और ये ऊपर नीचे हो जाएंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो ये वाला सही कर लीजिएगा, इस वाले में यहाँ पे गलत लिखा हुआ, ठीक है ना। एक तो ये W1 होना है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है, और साथ में ये जो चीज़ है, ये किस में, kg में नहीं, किस में होना चाहिए, ग्राम में, क्योंकि मैंने 1000 से उसको डिवाइड करके ला चुका हूँ kg में, ठीक है।
चलिए अब यूनिट की बात करेंगे तो यहीं से देख लेंगे, ऊपर मोल आएगा, नीचे में मास है तो केजी आएगा, तो मोल पर केजी, यहाँ पे देख लीजिए मोल पर केजी। ठीक है, इतनी बात। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा है, तो दोनों में से देख लीजिए वॉल्यूम को फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर से, मास तो ऐसे एज इट इज़ रहता है, तो वॉल्यूम किस में आता है, मोलैरिटी में। तो मोलैरिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बात। इस वाले को यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये W1 है, ध्यान रखिएगा, और ये किस में है, ग्राम में। गॉट इट। चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब हम। हाय नॉर्मेलिटी, यहीं से बच्चे इस वाले कंसंट्रेशन टर्म से जो है वो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को सिर्फ आप लोगों को समझते जाना। ठीक है, इतनी बात। और मेन चीज़ है यहाँ पे कि आपको मैं जब एक बार न्यूमेरिकल करा दूंगा तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएंगे चीज़ें, मज़ा सा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब चीज़ों को समझिएगा कि नॉर्मेलिटी को पहली बार देख लीजिए कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल एन से। ठीक है ना, तो कैपिटल एन से हम नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल एम से मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार लोग सिंबल तक भूल जाते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए। वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होते थे, मोलैरिटी मोलैलिटी दोनों में, किसके, सॉल्यूट के ही। यहाँ पे भी सॉल्यूट के ही है, लेकिन मोल्स नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट है। अब ये क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, अभी समझ में आ जाएगा। और नीचे में वही मोलैरिटी वाला जो था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और कुछ नहीं है। ठीक है, इतनी बात। चलिए अब यहाँ पे बता ही देता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। तो ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूले हैं, सिंपल सी बात है। मास ऑफ सॉल्यूट लेना है, जो गिवन मास होंगे ना सॉल्यूट के, वो ले लेना है, और उसका इक्विवेलेंट मास नीचे रख देना है। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो बता देता हूँ। तो इक्विवेलेंट मास आपको सिंपल सी बात है, जो सॉल्यूट का मोलिकुलर मास होगा उसको आपको डिवाइड कर देना है एन फैक्टर से। अच्छा, अब ये एन फैक्टर क्या होता है, तो एन फैक्टर डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे कि सॉल्यूट है क्या। सॉल्यूट एसिड है, बेस है, या फिर सॉल्ट है। अगर वो एसिड है तो उसकी बेसिसिटी निकलती है, और अगर वो बेस है तो उसकी एसिडिटी निकलती है, और अगर सॉल्ट है तो सिंपल आपको उसकी पॉजिटिव वैलेंसी ले लेना है मेटल एटम का, और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, बेसिसिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब है नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज्ड। कहने का मतलब ये है, अगर एसिड होगा तो हो सकता है HCl हो सकता है H2SO4 हो, है ना, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो H+ कितने रिलीज़ करेगा, ये एक H+ रिलीज़ करेगा, तो N फैक्टर उसके जगह पे 1 हो जाएगा। ये 2 रिलीज़ करेगा तो N की जगह, N फैक्टर की जगह कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिंपली बेसिसिटी, एसिडिटी की बात कर रहे हैं, मतलब बेस होगा मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कितने OH- रिलीज़ करेगा, तो ये एक OH- रिलीज़ करेगा, तो एक हो गई इसकी एसिडिटी, बोले तो N फैक्टर इन केस ऑफ बेस। उसके बाद दूसरा आ गया आपके पास, मान लो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये 2 OH- रिलीज़ करेगा, तो N फैक्टर की जगह 2 आ गया। अच्छा, सॉल्ट के केस में मान लो कि NaCl है, तो मेटल ये है, मेटल की पॉजिटिव वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है, तो 1 हो गया आपके पास इसका N फैक्टर। और मान लेते हैं कि MgCl2 हो गया, तो मैग्नीशियम का +2 होता है, तो वही 2 हो गया आपके पास N फैक्टर। कुछ इस तरह से हम निकाल लिया करेंगे, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी बहुत अच्छे तरीके से आपको ये तभी समझ में आएगा जब हम इसके बेस पे आपको एक न्यूमेरिकल करा देंगे। यस, अभी हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए आगे की बात करते हैं हम। एक बात करेंगे मोलैरिटी इक्वेशन की, और एक बात करेंगे नॉर्मेलिटी इक्वेशन की। मोलैरिटी इक्वेशन होता है M1V1 = M2V2, और नॉर्मेलिटी इक्वेशन होता है N1V1 = N2V2। अब ये याद करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके बेस पे भी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, तब जाकर आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी एक कंसंट्रेशन टर्म्स होता है जिसको हम बोलते हैं ppm, है ना। इसको इंग्लिश फुल फॉर्म होता है इसका पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ppm का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं पहले वो बता देता हूँ, जो कि बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल भी देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो ppm का जो जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो बहुत छोटी चीज़ को कंसंट्रेशन बताने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बहुत बड़ी नदी है ना, लंबी सी बहुत दूर तक नदी है, ठीक है, उसमें साफ़ पानी बह रहा है, तो मुझे ये पता करना है कि उसमें कितने इम्प्योरिटीज़ हैं, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में होगा। या फिर आप ये कह लीजिए कि मेरे पास एक प्यूरिफाइड वाटर बॉटल है ना, प्यूरिफाइड क्या आपके पास वाटर बॉटल है।
और उस प्यूरिफाइड वाटर बॉटल में मुझे ये पता करना है कि कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होगा। यस, इम्प्योरिटीज़ क्या होंगे, बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो मिलियंस में से एक छोटी सी चीज़ को हम पता करने के लिए ppm का यूज़ करते हैं। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख। तो जिस भी सब्सटेंस का आपको निकालना है कि कितना उसका ppm है, उसको आप ऊपर रखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप ऊपर रखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप ऊपर रखेंगे, नीचे आप टोटल सब्सटेंस रखेंगे, टोटल सब्सटेंस रखेंगे और इंटू में कर देंगे 10 की पावर 6 जो कि मिलियन होता है। और अगर आपको मिलियन वाली चीज़ें अगर ऐसे समझ में आ चुके हैं तो आपको ppb भी समझ में आ जाएगा, पार्ट्स पर बिलियन। उसके जगह सिर्फ 10 की पावर 9 हो जाएगा यहाँ पे और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें सेम होता है। तो कई बार हो सकता है पूछ ले ppm या फिर ppb, है ना, बाकी बहुत ही कम पूछे जाते हैं ये चीज़। तो अब हम बात करेंगे किसके, न्यूमेरिकल्स की, ताकि आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, तो अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि अगर हमने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं की है तो कंसंट्रेशन टर्म्स का जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होंगे। और यही रीज़न है कि मैं अलग वीडियो ना बनाकर इसी वीडियो में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया है 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, है ना। शुगर का जो फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री की एक खास बात यही है, आपको साथ साथ में जो भी कंपाउंड आएंगे वो आपको फॉर्मूले के साथ साथ तुरंत पता होने चाहिए आपको, है ना। C12H22 वो 11 आपके पास इसका केमिकल फार्मूला रहता है। वॉज डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस दिस मच अमाउंट ऑफ शुगर सिरप। देखिए हमने इतना ग्राम शुगर डाला, है ना, किस चीज़ में डाला, ऑफ कोर्स वाटर में डाल रखा है ना। तो ये रहा मेरे पास कुछ इस तरह से, इसमें 34.2 ग्राम शुगर है, C12H22O11 है। उसके बाद प्लस में कुछ ना कुछ वाटर है, और वाटर इन दोनों को मिलाने के बाद आपके पास 214.2 ग्राम का जो सिरप है वो तैयार हो जाता है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है वो सॉल्यूट है क्योंकि कम क्वांटिटी में है, ये जो चीज़ है वो सॉल्वेंट है क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, और इन दोनों को जब मिला दिया तो ये जो सिरप बना है वो आपके पास एक सॉल्यूशन है। तो दिमाग में ये चीज़ तुरंत बैठ जानी चाहिए, है ना। बेशक इसमें कुछ नहीं पूछा इनके बारे में, बट हमारे दिमाग में तुरंत ये चीज़ स्ट्राइक कर जानी चाहिए, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। अब आपको पहले ही बता दिया, अभी बताया मैंने आप लोगों को कि मोल फ्रैक्शन जिसका भी पूछा जाए उसका नंबर ऑफ मोल्स आप ऊपर रखेंगे और नीचे में आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स रख देंगे। अभी बताया था मैंने आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो जो शुगर है वो क्या है, सॉल्यूट है। बहुत अच्छी बात है सर, सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर वो किसके इक्वल होगा, ऊपर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, शुगर, और नीचे में क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। या फिर फॉर्मूले के टर्म में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के टर्म में जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, जीटा किसका पूछा है आपसे, ये जीटा किसका पूछा है आपसे, जीटा किसका पूछा है, सेकंड वाले का, सॉल्यूट का, है ना। शुगर यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट ही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, NB ऊपर रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का ऊपर, और नीचे में टोटल रहेगा Na + NB, है ना। Na + NB मतलब सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स। यही तो लिखा था भी फॉर्मूले में मैंने आप लोगों के लिए। चलिए, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो यार एटलीस्ट आपको आना चाहिए। तो क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, है ना। सॉल्यूट की बात करेंगे तो 2 लगा देंगे, सॉल्वेंट की बात करेंगे तो 1 लगा देंगे, और कोई बात है ही नहीं इसमें, ख़त्म बात, ठीक है। इतनी बात। तो ऊपर की बात करेंगे तो N मतलब 2 या फिर BB कर दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NB है मतलब सॉल्यूट की बात कर रहा है, ये सेकंड वाले की बात कर रहा है, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसकी बात कर रहा है। तो गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका गिवन मास कितना है शुगर का, तो 34 पॉइंट ऊपर रख दीजिए आप, 34.2 ग्राम, और डिवाइडेड बाय में इसी का मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास है ना। मॉलिक्यूलर मास शुगर का कितना होता है वो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। अगर नहीं आता कैलकुलेट करना तो सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, 12 हैं, और एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12। तो 12 × 12 और बीच में लगा देना आपको प्लस, ठीक है। इतनी बात, 12 × 12 और बीच में लगा देना आपको प्लस, ठीक है। दूसरा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, और यहाँ पे कितने हैं आपके पास, 22।
तो 1 और मल्टीप्लाई में 22, फिर बीच में लगा देना आपको प्लस। ऑक्सीजन का एक का एटॉमिक मास होता है 16 और ये है कितने 11। तो इस तरह से आपको कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे 144 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 22 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 176। ठीक है इतनी बात। चलिए अब इन सबको ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा 342 ग्राम। यस 342 ग्राम मैंने जोड़ रखा है, आप जोड़ लीजिए। ठीक है इतनी बात। चलिए तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा 342 ग्राम। ठीक है। चलिए एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अलग से निकाल लीजिए, इसको अलग से निकाल लीजिए, इसको अलग से निकाल दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली रख देता रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं मुझे तो। अब Na है, अब चीज़ों को समझिएगा यहाँ पे बड़े ही प्यार से। Na का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। A हो या फिर यहाँ पे 1 हो, बात एक ही है। 1 या फिर A किसके लिए यूज़ करते थे, सॉल्वेंट के लिए। 2 या फिर B किसके लिए यूज़ करते थे, सॉल्यूट के लिए। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कितना है आपकी बार, सॉल्वेंट है यहाँ पे क्या, वाटर है। अच्छा वाटर है कितना, आप ये बता सकते हैं मुझे। बिल्कुल सर बता सकते हैं। कैसे बताएंगे आप, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया था तभी तो जाकर सॉल्यूशन बना था ना। तो सॉल्यूट कितना है, इतना है। सॉल्यूशन कितना बना, ये टोटल सॉल्यूशन बना हुआ है, देख लीजिए अच्छे से। इतना शुगर सिरप बन गया था, तो ये तो सॉल्यूशन है और ये क्या है, सॉल्यूट है। तो आपको ये चीज़ तो पता ही है पहले से कि जो सॉल्यूशन होता है, कि जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, सॉल्वेंट और प्लस में सॉल्यूट, दोनों को जोड़ते तभी तो सॉल्यूशन बनता है ना। चलिए सॉल्यूट आपको पता है कितना है 34.2 ग्राम, सॉल्यूशन आपको पता है कितना है 214.2 ग्राम। तो क्या आप सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते, हाँ सर हंसते खेलते निकाल सकते हैं। ये प्लस का इधर भेज दीजिए, माइनस आ जाएगा। 214.2 ग्राम में से माइनस कर दीजिए 34.2 ग्राम। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे सॉल्वेंट। चलिए यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 2 से 2 चला जाएगा, डेसिमल के बाद 0 बचेगा, 4 में 4 चला जाएगा, 0 बचेगा। 21 में 34 कैसे जाएगा भाई, चलिए 1 इसको देंगे, 11 में 4 जाएगा तो 7 बच जाएगा। ये भाई उल्टा हो गया, मैंने गलत माइनस कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे लिख के माइनस कर लेते हैं। 214.2 है और दूसरा है 34.2। अरे यार 214 पॉइंट बोला है ना, मैं गलत लिख रहा हूँ ना। यहाँ पे 214 सही है यार, सही है सही है। ठीक है, माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 0 आ जाएगा, डेसिमल 0 और 21 में 3 जाएगा 18, 180 आ रहा है। ठीक है इतनी बात, 180 आ रहा है, बहुत सही। चलिए तो मैं यहाँ पे सारा मिटा दिया क्या मैंने, नहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया हो कि कैलकुलेशन हमने कैसे किया हुआ है, समझ में आई नहीं इतनी बात। ठीक है ना। चलिए अब इसको वापस थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और वापस यहाँ पर हम लिख लेते हैं सारी वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गिवन मास कितना हो गया 180 और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला पहले देख लीजिए, H2O होता है। एक का 1 होता है, 2 है, प्लस में 16 18 होता है। तो नीचे लिख दीजिएगा 18 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस का। फिर यहाँ पे वही सेम चीज़ आ जाएगी क्योंकि वो NB है ना, तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी चली जाएगी। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। मैंने तो वैल्यू डायरेक्ट पुट किया, आप चाहें तो अलग अलग इसकी वैल्यू निकालने, इसकी वैल्यू निकालने, इसकी वैल्यू निकालने और फिर यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप डेसिमल हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 0, इससे ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1/10 डिवाइडेड बाय में। इससे इसको काट देंगे क्या बचेगा 10 प्लस में, इसको काट देंगे तो सिंपल 0 बचेगा, इससे इसको कर देंगे क्या आ जाएगा 1/10। बस ये सॉल्व करना है आपको। ऊपर 1/10 रहने दीजिए, नीचे में आप एल्शियम ले लीजिए, इसके नीचे 1 लेकर क्या आ जाएगा 10, 1 से 10, 10 10 जा 100 और प्लस में 10 101 आ जाएगा। तो यहाँ से आप रेसिप्रोकल वगैरह कर सकते हैं, तो 1/10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 10 ऊपर और 101 नीचे आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/101, 1/101। इसको आप फटाफट डिवाइड कर दें, 1 को डिवाइड कर दीजिए 101 से, तो मेरे पास आ जाएगा 0.0099। तो मेरे पास जो मोल फ्रैक्शन निकल कर आया है किसका, शुगर का, वो आ गया 0.0099। हमेशा आपको डेसिमल में देखने को मिलेगा। तो ये कहानी निकल कर आ गई आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना। ठीक है इतनी बात। चलें देख लीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कहीं पे किया हो तो। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब हम इसी में एक चीज़ और निकालने को कहा है हमसे, और वो है आपके पास ऑल्सो कैलकुलेट मोलैलिटी, ऑल्सो कैलकुलेट मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला भी हमने आपको बता रखा है,
डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोलैलिटी का फॉर्मूला था W2/m2, यस, और मैंने करेक्ट करवाया था तो याद कीजिए वहाँ पे W1 था और वो होना चाहिए था ग्राम में, याद कीजिए यही था। अभी फॉर्मूला मैंने करेक्ट भी कराया था, वहाँ पे गलत लिखा हुआ था एक चीज़, राइट। ठीक है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 मतलब गिवन मास कितना है 34.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इसका कितना निकला था 342 मल्टीप्लाई में ऊपर कितना है आपके पास 1000 और W1 गिवन मास ऑफ ये क्या नाम था सॉल्वेंट, और वो कितना था 180 निकल कर आया था, याद कीजिए अभी निकाला था ना सॉल्वेंट का मास। चलो 180 सॉल्व कर दीजिए इसको और अपना मोलैलिटी जो ले जाइए, पॉइंट हटाइए नीचे 0, इसे ये कैंसिल, यहाँ पे 1/10 बचा, यहाँ पे आपके पास 1000 है, यहाँ पे आपके पास 180 है ना, 1 0 1 0 2 0 उड़ा दीजिए तो m आ गया कुछ इस तरह से, ये 5 बार में, ये आ गया 9 बार में, तो 5/, में कितना आ गया 9, डिवाइड कर दीजिए 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 ऐसे कुछ चलता चला जाएगा 0.55 मोलैलिटी आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर केजी जो यूनिट होती थी वो चीज़, या फिर स्मॉल m लगा के आप छोड़ सकते हैं। ये आ गई इसकी मोलैलिटी। तो न्यूमेरिकल जो है बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है और थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन पे काम करने की ज़रूरत है। यस, अब चलिए हम चले आते हैं दूसरे वाले न्यूमेरिकल्स पे जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब देखिए इसमें क्या पूछ रखा है मोलैरिटी, तो मैं डायरेक्टली मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखूंगा W2/m2 मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम, और ये किस में होना चाहिए, या तो ml में दे दे या फिर सेंटीमीटर क्यूब में दे दे, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। चलिए W2 कितना ग्राम दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या रखा है 4 ग्राम। इफ़ 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 750 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कितना है 750 ml है। 4 ग्राम क्या ऐड कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोलिकुलर मास कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सॉल्यूट का ही होता है ना ये M2, तो होता है 23 होता है सोडियम का, प्लस का ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 40 हो गया, इसके जगह पे 40 ग्राम रख दीजिए, मल्टीप्लाई में 1000, वॉल्यूम हो गया आपके पास कितना है 750 ml है, ml में लेना है अपने को, काटा पिटी कर दीजिए, 0 0 हो गया, इससे इसको काटेंगे 10, 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0 और चला गया, 5 से 2 बार में, 5 से 15 बार में, बस है ना, तो ये आ गया आपके पास 2/15, ये आ जाएगा 0.15 15 0.13 के आसपास आ जाएगा मोलर, या फिर मोल पर लीटर लिख दीजिए, इसकी जो यूनिट आपको हमने लिखाया था, या फिर कैपिटल M लिख दीजिए, हो गया ये मोलैरिटी। देखिए कितना आसान है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास हम आ जाते हैं। यहाँ पे कहा जाता है 10 ग्राम ऑफ KCl इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस मच ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ W2/m2 फटाफट और मल्टीप्लाइड बाय में 1000, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास W1 और ये हो सकता है आपके पास ग्राम में। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू W2, गिवन मास कितना है 10 ग्राम, मोलिकुलर मास क्या डिजॉल्व करवा रहे हैं KCl, पोटेशियम का 39 होता है, इसका होता है 35.5, 9 5 14 74.5 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 74.5 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास 1000 डिवाइडेड बाय में W1 का क्या मतलब है सॉल्वेंट का मास, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं समझ में आ जाएगा। 10 ग्राम KCl को डिजॉल्व करा है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और वो कितना 1000 ग्राम है, तो ये आ जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है। तो चलिए ये तो 1000 से 1000 वैसे कट जाएगा, डेसिमल हटाइए ऊपर 0 आ जाएगा, काटा पीटी कर दीजिए, M इज इक्वल टू आ गया 100/745, बस डिवाइड कीजिए, अपना मोलैरिटी जो है आप ले जाइए, ख़त्म बात। दूसरा आपके पास मोलैलिटी ले जाइए, सॉरी मोलैलिटी निकाला है। दूसरा आपके पास है मोलैरिटी। जब आप मोलैरिटी की बात करने जाएंगे ना तो समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। मोलैरिटी का फॉर्मूला है W2/m2 मल्टीप्लाई बाय 1000, बार बार इतने न्यूमेरिकल कर दीजिए ना कि फॉर्मूले बस रट जाए और कुछ नहीं। डिवाइडेड बाय में क्या है आपके पास मोलैरिटी W2/m2 मल्टीप्लाई दिस और वॉल्यूम हो सकता है आपके पास इन ml या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए क्या है, ये चीज़ तो ओके है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। W2 कितना रहने वाला है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास वही चीज़ रहने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स दोनों में सेम वही रहेंगे, ये 1000 वही रहेंगे, बस हमें वॉल्यूम की ज़रूरत है। और मुझे यहाँ पे कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मुझे कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए इन्होंने दे दिया है कुछ ना कुछ। यस, वॉल्यूम निकालने के लिए इन्होंने दे दिया है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। इसको मैं सेंटीमीटर में कर देता हूँ, बताइए क्यों।
क्योंकि ये जो डेंसिटी है वो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है। एक ही बात है, ml और सेंटीमीटर क्यूब दोनों इक्वल है। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अब बात आती है यहाँ पे कि डेंसिटी दे दिया है, तो डेंसिटी से हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है। एक बात बताइए, डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा, मास अपॉन में पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मास अपॉन में वॉल्यूम, है ना, पढ़ा नहीं है, ये झूठी बात है ना। ये छोटी क्लास में बता देते हैं, 9th क्लास में बता देते हैं ये चीज़। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम 8th क्लास में बता देते हैं, 7th क्लास में बता देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपने को डेंसिटी मालूम है, तो डेंसिटी मालूम है। मास का मालूम है आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन का डेंसिटी है ना, तो यहाँ पे आपके पास ये जो मास जो वो भी क्या लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन का ही लेना पड़ेगा, और जो वॉल्यूम निकलेगा वो भी किसका निकलेगा, सॉल्यूशन का ही निकलेगा आपके पास। तो मेरे पास वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी हो जाएगा। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। क्या आपको मास पता है सॉल्यूशन का? हाँ सर पता है। कैसे पता चला? 10 ग्राम सॉल्यूट है और 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1010 ग्राम। 1010 ग्राम डिवाइडेड बाय में ये डेंसिटी कितना है, 0.997 ग्राम पर ml या फिर पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ग्राम से ग्राम गया, ये उस पर डिवाइड हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल को ऊपर चला जाएगा सेंटीमीटर में, और इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो वॉल्यूम है वो निकल कर आ जाएगा। ख़त्म बात, ख़त्म बात। समझ में आती नहीं थी बात। 1010 डिवाइडेड बाय में 0.997 मेरे पास आ गया 1013 सेंटीमीटर आ गया। डेसिमल में 0 समथिंग है, रहने देते हैं उसको। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारे पास वॉल्यूम आ गया। यहाँ पे पुट कर दीजिए 1013। बस इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा के काटा पिटी कर दीजिए। आपकी मोलैरिटी ले चाहिए, कैपिटल M लगा दीजिएगा, नहीं तो मोल पर लीटर तो है ही आपकी यूनिट। ख़त्म बात। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। फिर से वही वाला क्वेश्चन है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। और ध्यान रखिएगा आपकी बार ये जो क्वेश्चन है उसमें परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज वाले क्वेश्चन, मोलैरिटी और मोलैलिटी वाले बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको बड़े ही ध्यान से करना है आप लोगों को, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के करना है। तो इसमें कहा जाता है मोलैरिटी भी निकालना है, मोलैलिटी भी निकालना है। किसका निकालना है? सल्फ्यूरिक एसिड का निकालना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का नाम आते ही इसका आपको पास केमिकल फार्मूला दिमाग में तुरंत घूमना चाहिए, है ना, H2SO4। सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी फिर से दे रखा है आपको, मतलब 100% यहाँ पे फिर से आपसे क्या निकलवाने वाला है पता है, वॉल्यूम फिर से निकलवाने वाला, डेंसिटी देके वॉल्यूम निकलवाने वाला है। कंटेनिंग 27% बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बस यहीं पे बच्चे कंफ्यूज, समझिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड कितना परसेंट है? 27% बाय मास। कौन है? H2SO4। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है 27 ग्राम ऑफ H2SO4 of H2SO4 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बस ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। यस, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब भी आपको परसेंटेज दिया रहता है, इसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो अगर 27 ग्राम H2SO4 है, इस 27% है, इसका मतलब 27 ग्राम H2SO4 है। कितने में? 100 में से। तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन हो गया और 27 ग्राम क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, H2SO4 हो गया। तो बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। सॉरी, ये जो छोटा वाला अमाउंट है ना 27 ग्राम, वो H2SO4 क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम में से -27 ग्राम कितना बच गया, 73 बचेगा ना। 73 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट निकल कर आ गया। तो हमें तीनों चीज़ पता चल चुके हैं, सॉल्यूट भी, सॉल्यूशन भी और सॉल्वेंट भी, ठीक है। अब इसका क्या बेनिफिट हुआ, कभी भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपका इतना काम तो होगा ही होगा। अब हम आगे चेक करते हैं किसकी ज़रूरत है और क्या हमें चाहिए, फिर हम उसके हिसाब से अपना जो काम है वो कर लेंगे भाई। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले क्या निकालने को बोला है, मोलैरिटी निकाल लो, पहले मोलैलिटी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले मोलैलिटी निकाल लेता हूँ, वो थोड़ा इजीली सारी चीज़ें गिवन है। गिवन मास अपन में मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइडेड में W1, मतलब सॉल्वेंट का किस में, ग्राम में। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 कितना दे रखा है, 27 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब H2SO4 है, उसका मॉलिक्यूलर मास ही निकालूंगा ना, क्यों, ये क्या है आपके पास, सॉल्यूट ही तो है। सॉल्यूट कौन है, H2SO4।
तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, देख लीजिए। H2SO4 हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 हो जाएगा, सल्फर का 16 होता है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 है तो 16 चौका 64 हो जाएंगे, सबको ऐड कर दीजिए तो 98 ग्राम हो जाएगा। मैंने जोड़ रखा है, आप जोड़ लीजिए। तो इसके जगह आ जाएगा 98 मल्टीप्लाई में 1000। अब ये W1 क्या है, सॉल्वेंट का मास है, कितना निकाला 73। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आप अपना मोलैलिटी लेकर जाइए। अब आते हैं मोलैरिटी पे, तो मोलैरिटी का हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास और मल्टीप्लाइड बाय में 1000 और डिवाइडेड बाय में क्या होता है वॉल्यूम। किस में आना चाहिए, ml में आना चाहिए। किस में आना चाहिए आपके पास, ml में आना चाहिए। समझ में आती है इतनी बात। चलिए तो मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास मोलिकुलर मास तो वही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं आता। ये 1000 वही रहने वाला है, बस वॉल्यूम। अब फिर से वॉल्यूम की हमें कहानी लेकर जानी पड़ेगी यहाँ पे डेंसिटी के पास। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है तो मास अपॉन में डेंसिटी, ठीक है। तो मास कितना दे रखा है, मास पूरे सॉल्यूशन का लेना पड़ेगा तो 100 है ना, और डेंसिटी कितना दे रखा है 1.19 ग्राम, ठीक है। 1.19 ग्राम है, 1.198 ग्राम पर ml है। तो अब इससे इसको जो भी डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम रख देंगे और उसको हम सॉल्व कर देंगे पूरा, तो मेरे पास आपके पास मोलैरिटी जो निकल कर आ जाएगी। या फिर डायरेक्टली वैल्यू रख दीजिए, ये 100 नीचे आएगा, ये नीचे नान लिख कर ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1.198 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर दीजिए और मौज लीजिए, कैपिटल M लगा दीजिए, नहीं तो मोल पर लीटर तो आपके पास है ही है मोलैरिटी की यूनिट। और इसका भी सेम कहानी, स्मॉल m लगा दीजिए, नहीं तो मोल पर केजी तो है ही आपके पास, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, ये कहीं ना कहीं लास्ट न्यूमेरिकल है, तो इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों का भी काम है, कितना टाइम हुआ, 20 मिनट लगे हैं इनको न्यूमेरिकल करवाने में, ठीक है। 10 मिनट और लगा देंगे इसमें, है ना, क्योंकि एक इसको ऊपर एक नॉर्मेलिटी का करवा रहा हूँ, साथ में मोलैरिटी तो इसमें है ही है, और एक आधे न्यूमेरिकल करा दूंगा मैं उसका, क्या कहते हैं उसको, मोलैरिटी इक्वेशन और नॉर्मेलिटी इक्वेशन का, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि उसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए तो इसको करने से पहले बैटरी ब्लिंक कर रही है, मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, फिर हम करेंगे आगे कंटिन्यू। ओके तो चलिए अब हम यहाँ से फटाफट कर लेते हैं इस वाले न्यूमेरिकल को। इसमें कहा जाता है इफ़ 252 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इज मिक्सड टू मेक 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी, और दूसरा आपके पास नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी तो निकालना बहुत आसान हो गया, क्या हो जाएगा W2/M2, है ना, कई बार आप लोगों ने अप्लाई कर चुके हो। W2/M2 ऊपर आ गया 1000 और नीचे में वॉल्यूम होना चाहिए किसके, ml में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये आ जाएगा W2 कितना है 252 ग्राम डिवाइडेड में M2। किसके बारे में बात कही है, सॉल्यूट क्या है, किसको ऐड कर रहे हैं, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। तो ये जो हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड जो आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड सुना ना, COH, वही होता है, बस ये डबल होते हैं। कितने होते हैं, ये डबल होते हैं। या फिर यही चीज़ आपको ऐसा लिखा रहेगा, कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 पहले से, तो ये 4 हो जाएंगे, है ना। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। या तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा या फिर ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। और हाइड्रेटेड रहता है तो ये डाईहाइड्रेटेड रहता है, तो आप इसमें 2H2O कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये आपके पास हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इतनी बात। कई बार मोस्टली टाइम इस टाइप की चीज़ें जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं वो जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, और इस वाले में भी कहीं ना कहीं आपको गिवन ही रहेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। बट कहीं ना कहीं ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाली चीज़ें हमें पहले से पता है, 10th क्लास से ही पता है, तो उसको सिर्फ डबल ही तो करना है, ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मॉलिक्यूलर मास तो यार निकालना तो पड़ेगा ही, कुछ भी हो बताइए, हाँ या नहीं, हाँ से निकालना तो पड़ेगा ही, है ना। हमें यहाँ से क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्जेलिक एसिड निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, चीज़ों को समझिएगा। तो W2 तो इसका 252 ग्राम है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास तो निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो निकालते, कार्बन का 12 हो गया, प्लस में ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूना 32 हो गया, हाइड्रोजन 1 है, ये हो गया 12 और 1 13 और ये 45 हो गया, और ये डबल है तो 2 से इंटू करेंगे तो 90 हो जाएगा, और प्लस में ये वाला H2O का 18 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे 126 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 126 रख देंगे, ऊपर रख देंगे 1000 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन आपके पास ml होना चाहिए, तो 1250 रख दीजिए, ठीक है। इतनी बात। चलिए काटा पीटी कर देंगे तो सिंपल रहेगा, इससे इसको करेंगे 2 आ जाएगा, इससे इसको कर दिए कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, काटा पीटी कर दीजिए 125 आ जाएगा, और ये 200 आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा, और ये 40 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात। तो 8/5 आ गया, 8/5 आप इसे चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, तो 1.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, 1.6 ही आएगा ना,
हाँ 1.6 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। लीजिए 1.6 मोलैरिटी निकल कर आपके पास तैयार है। अब दूसरे में बोलता है एन निकालिए। एन क्या होता था आपके पास? नॉर्मेलिटी, जो सबसे लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता था। डरना नहीं है, बड़ी छोटी सी चीज़ है, ठीक है ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए नॉर्मेलिटी निकाल कर हम आपको दिखाते हैं फटाफट। तो याद रखिएगा कि मोलैरिटी कितनी आई है, 1.6 आई है, क्योंकि लास्ट में आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताने वाला हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि नॉर्मेलिटी क्वेश्चन के साथ साथ यहीं पे सॉल्व कर दूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले देखते जाइएंगे और आप सारी चीज़ें जो है वो निकालते जाइएगा, तो आपका जो काम है वो बन जाने वाला है। तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है, ऊपर होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम होता है, और किस में होता है वो लीटर में होता है। तो हम क्या निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। वॉल्यूम तो हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, ये ml में है, तो लीटर में चाहिए, तो इसको मैं 1000 से क्या करूँगा? डिवाइड कर दूंगा इस तरह से। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, और 2 पॉइंट तो 1.25 आ जाएगा। तो नीचे तो 1.25 फिक्स है। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? सिर्फ और सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो इधर मैं साइड में कैलकुलेट करते जाता हूँ। बहुत सारे फार्मूले बताए थे ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या था आपके पास? ग्राम इक्विवेलेंट था आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट, जो आपके पास गिवन है, और डिवाइडेड बाय में इक्विवेलेंट मास। क्या था आपके पास? इक्विवेलेंट मास, है ना, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इतनी बात। बाद में इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या होता था आपके पास फॉर्मूला? तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए होता था मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, और उसको आप डिवाइड कर देते थे किससे? एन फैक्टर से, राइट, एन फैक्टर से। फिर आपके पास एन फैक्टर जो होता था वो डिपेंड करता था कि आपके पास जो सॉल्यूट है वो क्या है, एसिड है, बेस है, या फिर सॉल्ट है। और साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके पास ऑक्जेलिक एसिड है, और ऑक्जेलिक एसिड है तो वो कितने H+ रिलीज करेगा, वही आपके पास एन फैक्टर होता था। ठीक है, इतनी बात। तो चलिए हम सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड को यहाँ पे लिखते हैं। 2.2H2O था, उससे तो कोई अपने को वैसे कोई मतलब नहीं है ना। 2H2O वहाँ से H+ रिलीज नहीं होता, ध्यान रखिएगा, यहाँ से एसिड में से रिलीज करवाना है आपको। तो देखिए, जब COOH होता है ना, तो ये माइनस और H+ में टूटता है। तो ऐसे ऐसे ये कितने हैं देख लीजिए, फिर से 2 है ना, ये वाले COOH प्लस ये वाला COOH कितने हमारे पास? 2 है। तो यहाँ से एक H+, यहाँ से एक H+, कितने H+ रिलीज कर दिए इसने? 2 H+ रिलीज कर दिए। तो इसका जो एन फैक्टर हो गया वो क्या हो गया आपके पास? 2 हो गए। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा आपके पास? तो यहाँ से आपके पास इक्विवेलेंट मास जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया था अभी, 126 आया था ऐड करके, और डिवाइडेड बाय में एन फैक्टर कितना आया? 2। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे 6, और कितना आ जाएगा? 3, 63 निकल कर आ गया। ठीक है, इस 63 को आप यहाँ पे रख दीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट। मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है इसमें, तो जो गिवन मास है वो वाला, मॉलिक्यूलर मास नहीं, है ना, गिवन मास यहाँ पे। तो गिवन मास कितना हमारे पास? 252 है, और इक्विवेलेंट मास हमने कितना निकाल दिया? 63 निकाल दिया। तो ये जो चीज़ निकल कर आ गया वो क्या आ गया आपके पास? सिंपली देख लीजिए क्या निकल कर आ गया आपके पास? ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। इसे अगर ये कटता है तो काट दीजिए, 7 तिया 21, 7 से कट जाएगा, 7 में 63, 7 तिया 21, और 7 छक 4 बचा, 7 छक 42, 9 चौके 36, 4 आ गया ओवरऑल। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 4 आ गया। लो भाई, ख़त्म बात। ठीक है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट हमने निकाल दिया 4, और नीचे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था लीटर में, हो तो हमने ले लिया था। डेसिमल हटाइए, नीचे 00 काट दीजिए, 5 से 80 बार में चला जाएगा, 5 से 25 बार में, है ना, और 5 से काट दीजिए, कितने बार में कटेगा? 16 बार में। 5 से काट दीजिए 5 बार में। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ करा क्या? जस्ट लेट मी चेक, है ना। 5 से काट दीजिए, 25 8 40, और ये आ जाएगा आपके पास 0। फिर 5 से काट दीजिएगा कितने बार में? 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 से काटिए 16 बार में, और यहाँ पे आपके पास 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 बार में। सही है। अब इसे इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? 5 दिया 15.2 आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा आपके पास। लीजिए भैया, कितना आ गया आपके पास? 3.2। सही है, 3.2, हाँ बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो नॉर्मेलिटी कितनी निकल कर आ गया आपके पास? 3.2। अब मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, नॉर्मेलिटी निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, अगर इन सारी कैलकुलेशन से अगर आप बचना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ ये तो है यूनिवर्सल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो नॉर्मेलिटी को आप कुछ इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नॉर्मेलिटी इज़ इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय में मोलैरिटी, एन फैक्टर बाय में मोलैरिटी, और कुछ नहीं। मतलब नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी, और एन फैक्टर तो एसिड बेस सॉल्ट को देख के आप वैसे ही निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मोलैरिटी अभी हमने कितना निकाला था? 1.6, इसीलिए याद रखने के लिए बोला था। और एन फैक्टर हमने अभी 2 निकाला था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3.2।
क्या इतनी बात समझ में आ गई? कितने आ गए? 3.2। तो नॉर्मेलिटी हमने डायरेक्टली यहाँ से निकाल दिया। सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी थी? नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और एन फैक्टर। तो इन दोनों से आप निकाल सकते हो। तो एन फैक्टर तो डिपेंड करता है एसिड बेस सॉल्ट पे, वो आप निकाल लेंगे, और साथ में मोलैरिटी की आपको प्रैक्टिस करवाई दिया है, तो इनसे आप भी डायरेक्टली नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। बस घर की बात थी और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आगे लेकर चलते हैं आपको जो मोलैरिटी इक्वेशन थे और जो नॉर्मेलिटी इक्वेशन थे उसके पास। तो जो मोलैरिटी इक्वेशन थे, यस मोलैरिटी जो इक्वेशन थे और जो नॉर्मेलिटी इक्वेशन थे, मोलैरिटी के केस से M1V1 था और M2V2 था, और जो नॉर्मेलिटी इक्वेशन था N1V1 था और N2V2, दोनों ही सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक चीज़ को समझिएगा और कुछ नहीं, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और मान लेता हूँ कि इसकी जो मोलैरिटी है वो 5 मोलर है, कितना है आपके पास? 5 मोलर है, ठीक है। और इस केस में जो वॉल्यूम था वो मान लेता हूँ कि भाई साहब 2 लीटर था, 2 लीटर था, और इसकी मोलैरिटी कितनी है? 5 है, ये ठीक है। ये कहानी है। अब चीज़ों को समझने की यहाँ पे ये ज़रूरत है कि मोलैरिटी 5 m थी, 5 था, m इसलिए लगाया क्योंकि मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, और वॉल्यूम 2 लीटर थी, अच्छी बात है। अब अगर मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि इसकी मोलैरिटी को कम करूँ या फिर ज़्यादा करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी मोलैरिटी मैं कम करना चाहता हूँ, तो मोलैरिटी कम कैसे होगी पता है? जब मैं वॉल्यूम को क्या करूँगा? बढ़ा दूंगा, क्योंकि आप खुद देखिए मोलैरिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूंगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बिकॉज मोलैरिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम को अगर मैं बढ़ा दूं, तो दूसरे वाले केस में अगर मैंने वॉल्यूम को मैंने 5 लीटर कर दिया, या फिर मैंने बोल दिया कि भैया 4 लीटर कर दिया, डबल कर दिया, ये क्या कर दिया? वॉल्यूम क्या कर दिया? डबल कर दिया। अब वॉल्यूम डबल कर दिया तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो ये 5 ना रहकर कितनी आ जाएगी? 2.5 आ जाएगी। तो मुझे नहीं पता कितनी आएगी, तो इसको मैं M1 और V1 कह रहा हूँ, इसको मैं M2 और V2 कह रहा हूँ। तो M2 नहीं पता तो हमें कैलकुलेट करनी है, तो बस इसी चीज़ के लिए हम ये M1 V1 और M2 V2 यूज़ करते हैं। और जैसे हम इसको यूज़ करते हैं वैसे नॉर्मेलिटी इक्वेशन बिल्कुल सेम एज इट इज़, बस यहाँ पे मोलैरिटी हो तो वहाँ पे नॉर्मेलिटी होगी। M1 की जगह कितना है? 5 है और 2 है, यहाँ पे कितना है? M2 है, इसकी जगह कितना है? 4 है। 5 दूनी 10 हो गया, 4 मल्टीप्लाई इधर लाइए डिवाइड में आ जाएगा, तो M2 कितनी निकल जाएगी? 2.5 मोलर। तो यही चीज़ तो बोला था कि आधी हो जाएगी, क्योंकि इधर मैंने क्या कर दिया? वॉल्यूम डबल कर दिया। तो जिस रेशियो से इधर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे उस रेशियो से मोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा भी तरीका है कि अगर हमने वॉल्यूम को कम कर दिया, अगर आपने कम कर दिया ना वॉल्यूम को, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आप अपने हिसाब से ये चीज़ को करके देख सकते हैं, हंसते खेलते, घर की बात है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स की जो कहानी है वो आपके पास कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंसंट्रेशन टर्म्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और अगर आती है तो आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है आपके पास, तो डाउट के लिए आप सेंड कर सकते हैं क्वेश्चंस। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा, ठीक है। और अगर सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को फैलाना है ना, हर जगह फैला दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।